Hello guys. This is I have just started a new channel. Uh, तो वैसे इस चैनल में आपको केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिज़िक्स के मतलब क्लास 12 और 11 के सारे चीज़ मिल जाएंगे। एंड आज हम मेरा पहला वीडियो है इस चैनल में। तो मैं भी तुम लोग की तरह ही एक क्या बताऊँ एक स्टूडेंट हूँ, एस्पिरेंट हूँ। तो मैंने सोचा कि एक टीचिंग चैनल ही मतलब एजुकेशन रिलेटेड चैनल खोला जाए, जिससे मतलब मैं जो नोट्स बनाता हूँ, मैं अगर तुम लोग के लिए मतलब अपना जो शेयर करना चाहता हूँ, मैं पढ़ाना चाहता हूँ, इससे मुझे क्या होगा, आप लोग को तो फ़ायदा होगा। मतलब सब आप लोग, मैं एक स्टूडेंट के नाते आपको मतलब जो मैं पढ़ रहा हूँ वो अगर मैं वीडियो की तरह मतलब नोट्स बना के आप लोगों को समझाऊँ, उससे मेरा फ़ायदा होगा कि मुझे भी ये समझ में आ जाएगा, याद रहेगा। एंड इन ए लॉन्ग टर्म वे मुझे ये याद रहेगा, उसके बाद भी आप लोगों को भी ये याद रहेगा। इसीलिए मैं एक चैनल खोला हूँ। तो ये मेरा पहला वीडियो है जिसमें मैं DNA ब्लॉक पढ़ाने वाला हूँ। वैसे मैं बंगाली हूँ, हिंदी में थोड़ा मतलब वीक तो ज़रूर हूँ, मतलब उतना ज़्यादा हिंदी नहीं आता मुझको, लेकिन फिर भी अगर कोई गलती हो जाए हिंदी में फिर मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं DNA ब्लॉक का चैप्टर। तो सबसे पहले ये बताऊँ मैं आप लोगों को कि DNA ब्लॉक जो है मतलब ये DNA मतलब फर्स्टली मैं बात करना चाहता हूँ कि डी ब्लॉक, ठीक है। तो ये डी ब्लॉक जो एलिमेंट्स है ये ग्रुप 3 से ग्रुप 12 में अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो ये मतलब एस और पी ब्लॉक के बीच में एक लंबा सा सीरीज आता है जिसे हम डी ब्लॉक करते कहते हैं। और ये डी ब्लॉक ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक है। ये जो ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक जो भी एलिमेंट्स है ये सब ग्रुप मतलब डी ब्लॉक के अंदर आते हैं, ठीक है। तो इसी डी ब्लॉक के अंदर एक मतलब सीरीज़ होते हैं, फर्स्ट सीरीज़, सेकेंड सीरीज़, थर्ड सीरीज़ करके, जिन्हें हम ठीक है जिन्हें हम कहते हैं, फर्स्ट सीरीज़ को हम जनरली कहते हैं 3D सीरीज़, सेकेंड सीरीज़ को कहते हैं 4D सीरीज़, ठीक है। थर्ड सीरीज़ को कहते हैं 5D सीरीज़, फोर्थ सीरीज़ को कहते हैं 6D सीरीज़। तो उसके बाद अगर हम देखें कि मतलब डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं ना, डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं इनको मेनली कहा जाता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स इनको क्यों जनरली कहा जाता है, क्योंकि एक सेकेंड, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है, सबसे पहले डेफिनेशन देख लो ट्रांजिशन एलिमेंट्स का, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो होते हैं जिनके पास मतलब द एलिमेंट्स विच हैव incompletely filled elements which have incompletely filled d orbitals, ठीक है। d ऑर्बिटल इनकम्प्लीटली फिल्ड होना चाहिए मैक्सिमम। तो सबसे पहले मैं बात कर लूँ, अगर d ऑर्बिटल जो होते हैं, d ऑर्बिटल में मतलब कितने शेल्स होते हैं, सब शेल्स कितने होते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं मैक्सिमम d ऑर्बिटल में। फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल कौन से होते हैं, जिसमें D10 कॉन्फ़िगरेशन को हम क्या कहते हैं, फुल्ली फिल्ड, ठीक है ना। ये सब हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा था क्लास 11 में, ठीक है। D10 को हम लोग क्या कहते हैं, फुल्ली फिल्ड डी, और D5 को हम क्या कहते हैं, हाफ फिल्ड, ठीक है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो होते हैं जिनके पास ये जो डी ऑर्बिटल होगा ये 1 से 9 तक होगा, ठीक है। 1 से 9 तक होगा मतलब उसके, ठीक है। ये पहले जान लो, ठीक है। उसके बाद मैं तुमको ये डेफिनेशन पूरा नहीं बोला अभी तक। ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स विच हैव इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल के बारे में अभी मैंने बोला आप लोगों को। और कंडीशन क्या है, ये जो डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीटली फिल्ड होने का जो मतलब एक कंडीशन होगा ना, कब कब होगा, तो वो होगा उनके ग्राउंड स्टेट में और मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो इसका
मेनली इसका ये जो कहना क्या चाहता है, ठीक है, ये जो कहना क्या चाहता है कि सपोज़ तुम्हारे पास एक डी ऑर्बिटल है, ठीक है, इसमें मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी डी और मतलब डी ब्लॉक के एलिमेंट्स ले लो, ठीक है, जैसे मैंने क्रोमियम ले लिया, आपको तो पता है क्रोमियम एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन के बारे में बाद में आता है, वो अभी नहीं बात करेंगे। तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर क्या है 24, आपको अगर मतलब 30 तक याद रहना चाहिए, ठीक है। तो क्रोमियम का 24 है, तो पहले तो वो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करेगा, आर्गन लिखेंगे फिर, ठीक है। फिर 3d5 और 4s1, ये उसका ग्राउंड स्टेट है, ठीक है। ग्राउंड स्टेट में क्या है, उसके डी ऑर्बिटल में 5 है और फिर 4s में 1 है, मतलब ये हाफ फील्ड स्टेबलाइज्ड है, ठीक है, हाफ फील्ड स्टेबल है। तो ये क्या कह रहे हैं, मतलब हमने क्या देखा, ये ग्राउंड स्टेट में इसका डी ऑर्बिटल क्या है, इनकम्प्लीटली फिल्ड है। मतलब क्या, फुल्ली फिल्ड तो नहीं है ना, मतलब 10 से तो कम है, हाफ फील्ड होने से भी हो सकता है, 10 से कम होना चाहिए, 1 से 9 के अंदर होना चाहिए, 10 हो जाएगा तो वो मतलब क्या बोले, वो फुल्ली फिल्ड हो जाएगा, ठीक है। और ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर आप देखें, ऑक्सीडेशन में क्या हुआ, ये क्या है, Cr3+ है, ठीक है। Cr3+ में अगर हम देखें कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 का ऑक्सीडेशन स्टेट में ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा, मतलब एक तो 4s से निकल जाएगा और यहाँ से 2 निकल जाएंगे तो 3d3 हो जाएगा, तो ठीक है। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट में भी आप देख सकते हैं कि इसका जो डी ऑर्बिटल ये हाफ मतलब इनकम्प्लीटली फिल्ड है, तो ये एक ट्रांजिशन मेटल है। क्या आपको ये बात समझ में आया कि ग्राउंड स्टेट में भी इसका डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीटली फिल्ड होना चाहिए, ऑक्सीडेशन स्टेट में भी इसका डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीटली फिल्ड होना चाहिए, तभी वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाएगा। लेकिन 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 एक आपको एक्सेप्शन दिखा दे, ठीक है, एक जो जिंक है, कैडमियम है और मरकरी है, इनको हम लोग क्या है, इनको हम ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर नहीं रखते हैं। मतलब क्यों नहीं रखते, ये आप पहले जान लीजिए। क्योंकि जो जिंक का एटॉमिक नंबर क्या है 30 है, ठीक है, मतलब उसके 3d10 में 3d10 होगा और 4s2 अगर एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आती है तो ये ज़रूर सीख लीजिए। 30 तक मैंने जो पहले कहा था कि आपको याद रखना चाहिए, तो 30 तक ज़रूर याद रखिए। तो 3d10 है, 3d10 अगर मैं इसका जिंक का एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो मैं बाद में आऊँगा क्यों ऑक्सीडेशन स्टेट +2 ही शो करता है और कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है क्यों, ठीक है ना, वो हम लोग इस चैप्टर के बाद में आएंगे जब प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। तो जिंक का जब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वो शो करता है तो क्या होगा, वो अपने 4s2 से दोनों इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, ठीक है। अगर आपको अच्छे से पता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर अच्छे से पढ़ा है क्लास 11 में, तो वहाँ पर आपने पढ़ा होगा कि D5 और D10 जो कॉन्फ़िगरेशन है ये एक्स्ट्रा स्टेबल है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा स्टेबल है। एक्स्ट्रा स्टेबल है, क्यों एक्स्ट्रा स्टेबल है, क्योंकि एक तो वो सिमेट्रिकल अरेंजमेंट के सिमेट्री के लिए स्टेबल है और एक्सचेंज एनर्जी के लिए स्टेबल है, ठीक है ना। तो जब वो जिंक +2 शो करेगा तो वो क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है 4s से, तो इससे क्या होगा, जिंक का 3d10 हो जाएगा, ठीक है। जिंक का यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर आप देखें तो इसका 3d10 हो जा रहा है, लेकिन पहले उसका क्या था, 3d10 4s2 था, है ना, 3d10 4s2 था, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूँ तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये 3d10 होने से जिंक फुली फिल्ड ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल हो गया जिंक का, मतलब उसका वो 4s था ना, वो चला गया, तो सिर्फ D10 कॉन्फ़िगरेशन से हम कह सकते हैं कि उसका वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल हो गया। तो जिंक मतलब वो एक्स्ट्रा जो 1 किलो मतलब हम उससे और इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते क्योंकि वो स्टेबलाइज रहने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। तो मतलब वो Zn मतलब
3D9 नहीं हो जाएगा। इसके लिए देखो, इसका फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल हो गया ना D10। और हमने ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए क्या पढ़ा था, ट्रांजिशन मेटल्स बोलो या एलिमेंट्स बोलो, उसके लिए क्या पढ़ा था कि डी ऑर्बिटल जो होना चाहिए वो इनकम्प्लीटली फिल्ड होना चाहिए रेदर देन फुल्ली फिल्ड, ठीक है ना। फुल्ली फिल्ड नहीं रहना चाहिए। बस ये एक बात आपको याद रखना है कि फुल्ली फिल्ड नहीं रहना चाहिए। अगर फुल्ली फिल्ड है इसका मतलब वो एक्सेप्शन शो कर देगा, क्योंकि वो स्टेबल होना चाहेगा, ठीक है। तो अब आते हैं कि ये तो आपने पढ़ लिया कि क्रोमियम मतलब जो एक्सेप्शन मेनली ये आपको बहुत ही ज़्यादा याद रखना पड़ेगा। ये जो एक्सेप्शन है, मैं ये नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में दे दूँगा। आप मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। तो जिंक, ये जो जिंक, कैडमियम एंड मरकरी है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स में आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन मेटल्स और एलिमेंट्स। इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम और क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स या स्यूडो ट्रांजिशन मेटल्स, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसके बाद आते हैं थोड़ा ए ब्लॉक के सीरीज़ के लिए भी बात कर लेते हैं। पहले तो हमने देख लिया था कि डी ब्लॉक सीरीज़, ठीक है ना, डी ब्लॉक सीरीज़। अब बात करते हैं ए ब्लॉक के कुछ सीरीज़ के लिए। वैसे ये जो ए ब्लॉक मतलब ए ब्लॉक सीरीज़ है ना, ये स्टार्ट होते हैं मतलब लैंथेनॉइड्स से, मतलब लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स है, ठीक है। लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स, लैंथेनॉइड्स जो है वो 4F सीरीज़ है, एक्टिनॉइड्स जो है वो 5F सीरीज़ है, ठीक है। ये लैंथेनॉइड जो स्टार्ट होता है वो 58 से 71 से शुरू होता है, मतलब 4F सीरीज़ जो स्टार्ट होता है वो 58 से एटॉमिक नंबर 71 तक है। और एक्टिनॉइड्स के जो बात करेंगे अगर, वो 5F सीरीज़ है, वो एटॉमिक नंबर 90 से 103 तक है, ठीक है। ये आपको थोड़ा याद रखना चाहिए, मतलब ये आपको जनरली पता होगा। उससे ज़्यादा अगर हम बात करें कि अगर आपसे शायद क्योंकि नीट में भी ये सवाल आए थे, मतलब सवाल नहीं, डायरेक्टली नहीं पूछा गया, लेकिन ये पता होना चाहिए कि ये जो ए ब्लॉक सीरीज़ है, ये 4F सीरीज़ या 5F सीरीज़, ये कौन से ग्रुप में प्रेजेंट है या कौन से पीरियड में। तो ये आपको जान लेना चाहिए कि जो 4F सीरीज़ है ना, ये ग्रुप 3 में आते हैं, पीरियड 6 में आते हैं, ठीक है, 6th पीरियड में। और जो एक्टिनॉइड सीरीज़ है वो भी ग्रुप 3 में आते हैं, लेकिन वो पीरियड 7 में आते हैं, ठीक है। ये आपने बात कर ली। और इनका नाम कैसे आया, लैंथेनॉइड्स एक्टिनॉइड सीरीज़, क्योंकि ये जो लैंथेनॉइड सीरीज़ स्टार्ट होता है वो लैंथेनम से स्टार्ट होता है, जनरली 57 उसका एटॉमिक नंबर है। वो भी एक डी ब्लॉक का एलिमेंट्स है, एक्चुअली वो क्या कहते हैं उसे, 5D सीरीज़ का एलिमेंट्स है डी ब्लॉक के। और जो एक्टिनॉइड्स है वो एक्टिनियम से आया है, वो 6D सीरीज़ से बिलोंग करता है, क्योंकि उनसे स्टार्ट होता है, इसीलिए उनका नाम एक्चुअली पड़ गया लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। बाय द वे, जो लैंथेनम एंड एक्टिनम है ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है, ये मतलब ए ब्लॉक के नहीं है, ठीक है ना। लेकिन कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो मतलब ए ब्लॉक के एलिमेंट्स की तरह वो शो करते हैं, मतलब जो ये जो एलिमेंट्स है लैंथेनम एंड एक्टिनम, ये ए ब्लॉक के डी ब्लॉक से ज़्यादा ए ब्लॉक की तरह ज़्यादा मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं इनको, इसलिए वहाँ पर रखा गया है, ठीक है। तो अभी हम बढ़ते ट्रांजिशन मेटल्स को, मतलब उनके प्रॉपर्टीज़, जनरल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ठीक है ना, उनके कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में अभी पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इसका जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है ट्रांजिशन मेटल्स के लिए वो क्या है। जनरल मतलब यहाँ पर जो n है, n-1 d, ये d जो है ना ये 1 to 10 से है, ठीक है, 1 to 10, क्योंकि ये देख लो 1 to, तो आप शायद कहोगे कि आपने तो कहा था कि फुल्ली फिल्ड नहीं होना चाहिए, तो देख लो क्या हो रहा है, 1 to 10 क्यों हो रहा है, क्योंकि ग्राउंड स्टेट में हो सकता है कि वो, ग्राउंड स्टेट में क्या हो सकता है कि वो D10 कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है, लेकिन जब ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है, तो वो तब क्या हो रहा है कि
हो सकता है कि वो D5 स्टेबलाइज्ड हो जाए, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन D5 कॉन्फ़िगरेशन ला दे, मतलब कुछ ज़्यादा ही इलेक्ट्रॉन छोड़ के वो D5 का क्या है कॉन्फ़िगरेशन गेन कर ले। तब क्या होगा कि वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा, तो वो ट्रांजिशन मेटल्स कहलाएगा। ठीक है। दूसरी बात, अगर हम बात कर ले कि मेनली डी ब्लॉक में आपको बहुत सारे एक्सेप्शंस देखने मिलेंगे। ये क्यों होता है? जनरली आप 30 तक जब एटॉमिक नंबर पढ़ते हो, उनमें से 2 एक्सेप्शन आपको देख सकते हैं कि कॉपर और क्रोमियम में एटॉमिक नंबर के जनरल कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा एक्सेप्शन मिल जाता है, जो हर्ट्ज़ रूल फॉलो नहीं करते, अबाव प्रिंसिपल फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, ये लेकिन 30 के बाद से आपको मतलब एक्सेप्शन ही एक्सेप्शन है। ठीक है ना। ये क्यों होता है? जनरली ये होता है क्योंकि जो एनर्जी गैप है बिटवीन द n-1 d ऑर्बिटल एंड ns ऑर्बिटल। ठीक है ना। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा कि n-1 d ऑर्बिटल और ns ऑर्बिटल के बीच में जो एनर्जी गैप है वो बहुत ही लिटिल है, या फिर आप कह सकते हैं बहुत ही नैरो है। ठीक है। इसीलिए क्या हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो इधर उधर करने शुरू करते हैं, मतलब एक तरफ से जल्दी जंप कर जाते हैं, तो आपको कुछ वेरिएशन देखने को मिलता है, एक्सेप्शन जनरली आपको देखने को मिलता है। तो अभी हम बढ़ते हैं जनरल फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के तरफ। ठीक है। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे हम पहले पढ़ेंगे कि आपको तो पता है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है वो जनरली मेटल्स होते हैं। ठीक है। कंपोज्ड ऑफ मोस्टली ऑफ मेटल्स। तो ये जनरली आपको मेटेलिक कैरेक्टर शो करेंगे, ये सीधी सी बात है। सिंस ये मोस्टली मेटल्स है तो आपको मेटेलिक प्रॉपर्टी शो करेंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा था कि डी ब्लॉक में एक्सेप्शन आपको मिलेंगे 30 के बाद से, या 30 के पहले वो तो कॉन्फ़िगरेशन में था, लेकिन अभी प्रॉपर्टीज़ में आपको कुछ मिल जाएंगे एक्सेप्शन। डी ब्लॉक में तो एक्सेप्शन का ही चैप्टर है भाई। तो जिंक, कैडमियम, मरकरी एंड मैंगनीज जो है ये इनका कोई मेटेलिक स्ट्रक्चर नहीं होगा। ठीक है। ये एक्सेप्शन आपको याद रखना पड़ेगा। ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। अगर आप एनसीईआरटी का जो एक चार्ट दिया है उसमें अगर आप देखेंगे कि वहाँ पर जो है उनका लैटिस स्ट्रक्चर जो दिया है ना, एक चार्ट, वहाँ पर आपको इन एलिमेंट्स के नीचे क्रॉस मार्क दिखेगा। क्यों? इसलिए क्योंकि इनके पास कोई मेटेलिक स्ट्रक्चर्स नहीं है। उसके बाद आते हैं कि ट्रांजिशन मेटल्स, जैसे कि मैंने बोला था कि ये मेटल्स होते हैं, तो मेटल्स आर जनरली हार्ड, राइट। तो हार्ड होने के बावजूद इसमें भी एक्सेप्शंस आते हैं। कौन से? जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। ठीक है। जिंक, कैडमियम एंड मरकरी में क्या होता है कि ये लोग सॉफ्ट होते हैं और वोलाटाइल होते हैं। ठीक है। सॉफ्ट एंड वोलाटाइल होते हैं, यह याद रखिएगा। सॉफ्ट एंड वोलाटाइल होते हैं एंड these elements have metallic bonding। ठीक है। क्योंकि ये मेटल्स है तो इनके पास ऑब्वियसली मेटेलिक बॉन्डिंग होगा। ठीक है। ये मेटेलिक बॉन्डिंग जो होता है ये किस पे डिपेंड करता है? ये मेनली डिपेंड करता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे। जितना नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा उतना ही मेटेलिक बॉन्डिंग बढ़ेगा। ठीक है। ये एक तरफ से अगर आप देखें तो एनसीईआरटी में लास्ट मतलब जो वो मैंने अभी लैटिस स्ट्रक्चर के बारे में बात किया था ना, लैटिस स्ट्रक्चर के बाद वहाँ पर आपको अगर वह नीचे पैरा पढ़ेंगे तो उस पैराग्राफ में आपको दिखाई देगा। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिंक, कैडमियम, मरकरी जो है ये नॉट वेरी मच हार्ड, एक्सेप्शन दिया गया है, लो वोलाटाइल है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये देखिए that one unpaired electron per d orbital is particularly favorable for strong
इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन, ये जो लाइन है एनसीईआरटी का, यही मैंने यहाँ पर बताया है, ठीक है, यही मैंने यहाँ पर बताया है, यही है, ठीक है। तो इसको मैं ज़रा अंडरलाइन कर देता हूँ। मोर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन द मेटालिक बॉन्डिंग विल ऑल्सो इंक्रीज। इसके बाद आते हैं कि हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। ये हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दिस मेटल्स आर मेनली ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ग्रेटर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n-1 d इन एडिशन टू ns इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। मतलब हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है, ठीक है, ये पहले समझ लो। ये जो होता है ना हाई मेल्टिंग पॉइंट मेटल्स के, ये मेनली होता है क्योंकि इनके पास ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। मतलब जो n-1 d ऑर्बिटल में, सीधी बात, d ऑर्बिटल और 4s मतलब s का ऑर्बिटल जो है, इन दोनों के इलेक्ट्रॉन एक साथ होने से, मतलब इन दोनों का इन्वॉल्वमेंट होने से ना, इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट हो सकता है। क्योंकि मतलब मैंने अभी क्या बताया कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि वैसे तो ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन्स फुल्ली मतलब देखे थे कि क्या इनकम्प्लीटली फील्ड डी ऑर्बिटल होना चाहिए। तो इनकम्प्लीटली फील्ड डी ऑर्बिटल तो मतलब क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उसमें ज़्यादा, तो जितना ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, मतलब डी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन तो आ ही रहा है, उसके साथ NS का इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो इन दोनों का इलेक्ट्रॉन मिल के इसीलिए तो मतलब मेटालिक बॉन्डिंग ज़्यादा बनेगा, इसलिए उनका बॉन्ड तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगेगा, इसलिए इनका हाई मतलब क्या है मेल्टिंग पॉइंट है। और सीधी बात मैंने अभी बोला, क्योंकि हाई मेल्टिंग पॉइंट किस लिए है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बारे लिए ही है। इस चैप्टर में आपको ज़्यादातर जो कैरेक्टरिस्टिक है, वेरिएशन, ट्रांजिशन, जो मतलब प्रॉपर्टीज़ मेनली जो है ना, वो सारे आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के लिए ही मतलब होते हैं। इस चैप्टर का पूरा खेल ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का, मतलब डी ब्लॉक के, मतलब डी ऑर्बिटल के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के लिए ही हो रहा है, ठीक है। ये कैसे हो रहा है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये क्यों होता है जनरली, मैं आपको समझाता हूँ। ये होता है क्योंकि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इनका तो एटोमाइजेशन एंथैल्पी जो है ना, ये बहुत हाई है। सबसे पहले इससे पहले आप ये समझ लो कि इसमें भी एक्सेप्शन है आपके, मतलब जो ये मेल्टिंग पॉइंट है इसमें भी आपको एक्सेप्शन मिल जाएगा, क्योंकि Mn एंड मतलब मैंगनीज और Tc जो है, ठीक है, टेक्टिनियम, ये ग्राफ आप देखिए, यहाँ पर आपको ड्रॉप देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देखिए कि ये जो Tc है एंड ये मैंगनीज है, यहाँ पर क्या हो रहा है, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट का जो है ना वैल्यू है, ये आपको यहाँ पर लो दिखेगा। क्यों लो दिखेगा वो मैं आपको बताता हूँ, ये एक्सेप्शन है। इसलिए Mn एंड Tc हैव लो मेल्टिंग पॉइंट क्योंकि इनका जो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ये लो है। एंड ये क्यों लो है ये आपको पहले बता दो, क्योंकि D5 कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। अगर आप देखें कि मैंगनीज का जो एटॉमिक नंबर है, वो उनके पास मैंगनीज का क्या है 25 है, ठीक है, मैंगनीज का 25 है। इसका मतलब उसका 3D में 5 इलेक्ट्रॉन्स है और 4s में 2 है, ठीक है। तो 3D हाफ फील्ड है, तो जनरली वीक मतलब क्या है, D5 कॉन्फ़िगरेशन है ना, फॉर विच इट हैज़ वीक मेटालिक बॉन्ड, हाफ फील्ड डी ऑर्बिटल है। एंड 3D के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मतलब आपको ये ज़रूर पता होगा कि शील्डिंग इफेक्ट के बारे में, ये क्लास 11 में पढ़ा होगा। शील्डिंग इफेक्ट ये एक मेजर रोल प्ले करता है इस हाई मेल्टिंग पॉइंट के लिए, क्योंकि अगर आप देखें तो ये जो है ना मतलब हाफ फील्ड है। अभी अपने मतलब आप लोग कहेंगे कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए तो हाई मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर आपने कह दी कि D5 कॉन्फ़िगरेशन होने से कि वीक मेटालिक बॉन्ड बढ़ रहा है। तो अब देखिए कि ये क्यों हो रहा है, ये इन दोनों के लिए एक्सेप्शन है एक्चुअली। अगर आप ये मतलब क्यों होता है इस ग्राफ से,
डिनोट होगा। अगर आप ये ग्राफ देखें, एनसीईआरटी का ये ग्राफ, एनसीईआरटी का ये ग्राफ देखो, ये 3D सीरीज, ये 4D, ये 5D, ठीक है। 3D में ये एम है और ये टीसी है। यहाँ पर एम का एक ह्यूज ड्रॉप देखने को मिल रहा है। ये एटोमाइजेशन एनर्जी है, एंथैल्पी है। एटोमाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होने से मतलब मेटालिक बॉन्ड अच्छा होता है, ठीक है। मेटल मेटल बॉन्डिंग मतलब मेटालिक बॉन्डिंग वो ज़्यादा होता है, ठीक है। लेकिन इनका देखो, ये एटोमाइजेशन एंथैल्पी इन दोनों का, एम और टीसी का, कम है। इसीलिए अगर आप देखेंगे यहाँ पर मैंने लिखा है कि सिंस इनका एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन लो है, इसके लिए ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के रहने के बावजूद इनका हाफ फील्ड ई ऑर्बिटल है, इसके बावजूद भी इनके जो इलेक्ट्रॉन्स है ये न्यूक्लियर चार्ज से ज़्यादा टाइटली हेल्ड होते हैं, ठीक है। इसके लिए ही इनके मेल्टिंग पॉइंट लो है। आपको समझ में आया? मैं इसका पीडीएफ तो आपको ज़रूर दे दूंगा। अगर आपको समझ में आया, वीडियो फिर से रिवाइंड कर लीजिए और ये नोट फॉलो कीजिए, ठीक है। द मेल्टिंग पॉइंट इज़ मैक्सिमम एट D5, दिस इज़ ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। लेकिन Mn और Tc के लिए ये एक्सेप्शन है, क्योंकि एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ये इनके लिए लो है, जिसके लिए ये लोग एक्सेप्शन शो करते हैं। अभी बढ़ते हैं कि एटोमाइजेशन एंथैल्पी के लिए। एटोमाइजेशन एंथैल्पी क्या है कि मतलब ये जो है ये D5 एलिमेंट्स के लिए ये बहुत ज़्यादा होते हैं। D5 एलिमेंट्स के लिए एटोमाइजेशन ज़्यादा होते हैं, मतलब सॉरी D ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए ज़्यादा शो करते हैं, ठीक है। मैं गलत बोल दिया D5 के लिए, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए। लेकिन उसके अंदर भी आपको कुछ ट्रेंड्स मिलेंगे कि सेकेंड एंड थर्ड सीरीज़ जो है ना, वो मतलब फर्स्ट सीरीज़ से उनका जो एटोमाइजेशन एंथैल्पी है वो ज़्यादा है, ठीक है। इसके लिए आपको थर्ड सीरीज़ और सेकेंड सीरीज़ में ज़्यादा मेटल मेटल बॉन्डिंग देखने को मिलेगा। मतलब आप एक तरह से इसका ऑर्डर बना सकते कि थर्ड सीरीज़ का जो मेटलिक, रुकिए, थर्ड सीरीज़ ग्रेटर देन सेकेंड सीरीज़, फर्स्ट सीरीज़, ये जो मेटालिक बॉन्डिंग का अगर आप ट्रेंड चाहते हैं तो आप ये फॉलो कर सकते हैं। ये एक तरह से ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मतलब ऐसे नहीं दिया, लेकिन बोला गया है कि सेकेंड और थर्ड सीरीज़ जो है इनके एटोमाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट सीरीज़ से ज़्यादा है। मतलब कंपैरेटिवली अगर आप रिलेट करेंगे तो ऑब्वियसली थर्ड सीरीज़ सेकेंड से ज़्यादा होगा, सेकेंड फर्स्ट से ज़्यादा होगा। तो ये एक ऑर्डर आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद हम आते हैं, धीरे धीरे हम लोग और मतलब वेरिएशन में घुस रहे हैं। वेरिएशन में अगर आप देखें कि वेरिएशन इन एटॉमिक रेडाई एंड आयोनिक साइजेस, यहाँ पर आपको सबसे पहले जानना होगा कि शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? शील्डिंग इफेक्ट कुछ भी नहीं, मतलब इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ही होता है मेनली। मतलब यहाँ पर क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन है वो जनरली एक शील्ड या स्क्रीन की तरह एक्ट करता है न्यूक्लियर चार्ज के अगेंस्ट। मतलब सपोज़ यहाँ पर मेरा न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस, ये एस ऑर्बिटल, ऐसे मतलब जस्ट एक ऑर्बिटल बना रहा हूँ। सपोज़ ये यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियर चार्ज है इधर में। ये न्यूक्लियर चार्ज मतलब यहाँ पर सपोज एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर है, मतलब इसमें जो न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर फोर्स, ये इलेक्ट्रॉन को जितना अच्छे तरह से मतलब स्ट्रांगली खींचेगा उससे ज़्यादा, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा होगा ना। मतलब ये न्यूक्लियस के बहुत ही पास है और यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रॉन है इसको खींचने के लिए उतना मतलब बहुत ही एनर्जी चाहिए होगा, मतलब बहुत ही फोर्स चाहिए होगा, अट्रैक्शन फोर्स। लेकिन सपोज़ यहाँ पर एक ऑर्बिटल है, यहाँ पर सपोज़ ये डी ऑर्बिटल है, ये पी ऑर्बिटल है, ठीक है। ये ऑर्डर ज़रा याद कर लीजिएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं कि डी से ज़्यादा पी है और पी से ज़्यादा एस है, मतलब पी का जो शील्डिंग इफेक्ट है ये ज़्यादा होगा। सपोज़ ये पी ऑर्बिटल है, ये पी ऑर्बिटल है, ये है और ये एस है। सपोज़ यहाँ पर पी ऑर्बिटल है, इसके लिए सिंस पी ऑर्बिटल जो है ये डी से ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा
शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा दिखाता है। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियर चार्ज है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स है, ये इस इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा नहीं लगा पाएगा, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा नहीं लगा पाएगा। इसीलिए अगर ये चाहता है कोई आयोनाइजेशन, मतलब इस इलेक्ट्रॉन को ये इजीली बाहर छोड़ सकता है, ठीक है, मतलब ये एटॉम स्टेबल होने के लिए इस इलेक्ट्रॉन को भी बाहर छोड़ सकता है, ठीक है। ये गया शील्डिंग इफेक्ट के बारे में, जस्ट एक ब्रीफ था। ये आपको याद रहना चाहिए, ये ऑर्डर, ये आप लोग क्लास 11 में पढ़े होंगे। तो अगर हम ये ट्रेंड देखें एटॉमिक रेडियस या आयनिक साइज़ के लिए, मतलब रेडियस के ऊपर ही तो साइज़ डिपेंड करेगा। तो अगर हम डाउन द ग्रुप चले तो एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ करता है, ठीक है, एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ करता है। तो उसके हिसाब से अगर हम, मतलब जो एक्चुअल होना चाहिए था कि 3D का साइज़ छोटा, फिर 4D, मतलब ये एक तरफ से इंक्रीजिंग ऑर्डर चाहिए हो रहा है, ठीक है, 3D फिर 4D फिर 5D, मतलब ये एक्चुअल ऑर्डर होना चाहिए था। लेकिन क्या होता है, जो 3D है उससे ज़्यादा 4D, लेकिन ये जो 5D का ऑर्बिटल है ना, 5D ऑर्बिटल, ये सिमिलर होता है 4D से, ठीक है, सिमिलर होता है 4D से। ये आपको याद रहना चाहिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब भी किया हुआ है। ये क्यों होता है, क्योंकि ये होता है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के लिए। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है ये जान लीजिए। क्यों, जब 4D से जब हम 5D में मूव करते हैं, ठीक है, सपोज ये 4D ऑर्बिटल है, ये 5D, मतलब ये D ऑर्बिटल है, सभी D, इसके मैं 4D है 5D का मतलब जस्ट बोलने के लिए कह रहा हूँ। 4D से हम 5D में इलेक्ट्रॉन फिलिंग शुरू करते हैं, तभी क्या होता है, 5D में इलेक्ट्रॉन भरने से पहले 4F में इलेक्ट्रॉन भरना होता है, ठीक है। 4F का जो ये है इलेक्ट्रॉन, फिर पहले 4F फिल करता है, फिर 5D में जाता है, पहले 4F में फिल करता है, फिर 5D में फिल होता है। तो इस ऑर्डर से हमें पता चल रहा है कि D और F ना बहुत ही, मतलब पोर शील्डिंग इफेक्ट है उनका जो शील्डिंग इफेक्ट है, प्रॉपर्टी है, वो बहुत ही पोर है। और F तो एकदम ही कम है F का। तो F ऑर्बिटल अगर D से पहले फिलअप होगा, मतलब F आगे आ जाएगा, तो उसका शील्डिंग इफेक्ट तो वैसे ही कम है, पोर शील्डिंग। तो इसके लिए ये जो न्यूक्लियर फोर्स है ना, वो D को खींच लेगा इजीली, D ऑर्बिटल को इजीली खींच लेगा, वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है इजीली खींच लेगा। इसके लिए जो होना चाहिए था, मतलब ये ट्रेंड होना चाहिए था, लेकिन ये फॉलो नहीं होता है, बजाय इसको फॉलो हो जाता है। ये होता है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के लिए। ये लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरह से मतलब F ब्लॉक में इनर ट्रांजिशन मेटल्स के लिए मतलब डिस्क्राइब किया गया है। वो F ब्लॉक इसके बाद का वीडियो में आएगा। इस चैप्टर में सिर्फ D ब्लॉक पढ़ाएंगे, इसके बाद में F ब्लॉक करेंगे, ठीक है। ये समझ गए आप लोग। 4D से जब 5D में इलेक्ट्रॉन फिलिंग करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स पहले 4F को फिल करते हैं, फिर 5D में जाते हैं, ठीक है। तो F ऑर्बिटल पोर शील्डिंग इफेक्ट शो करता है, जिसके लिए न्यूक्लियर फोर्स जो है वो इजीली इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा। इसके लिए वो साइज़ जो होता है वो छोटा हो जाता है। एंड फॉर देट जो 5D और 4D का जो ऑर्बिटल है वो बहुत ही सिमिलर है, ठीक है, एकदम इक्वल नहीं कहूँगा, सिमिलर होते हैं, ठीक है। पोर शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। तो एक एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया गया, ये नीट 2020 में आया था, ठीक है। जिर्कोनियम है और HF, ठीक है। ZR एंड HF का जो मतलब एटॉमिक रेडियाई दिया गया है, HR का देखिए 160 पिकोमीटर्स और ये 159, मतलब अप्रॉक्स अगर देख लीजिए तो इन दोनों का सेम ही है। ZR जो है 4D का है और HF जो है वो 5D का है, ठीक है। इन दोनों का कंपैरेटिवली बहुत ही सेम बोल सकते हैं, एकदम इक्वल होगा, सिमिलर है। तो ये होता है क्योंकि लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के वजह से, ठीक है, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के वजह से। अभी देखते हैं कि डेंसिटी का क्या चेंज आता है। डेंसिटी में अगर हम अलोंग द सीरीज़ जाएंगे, अलोंग द सीरीज़ मूव करेंगे, मतलब लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे, तो एटॉमिक नंबर बढ़ता है, ठीक है। तो इसका मतलब एटॉमिक मास बढ़ेगा,
एटॉमिक मास बढ़ेगा। एटॉमिक मास बढ़ने से क्या होता है, जो एटॉमिक रेडियाई है वो कम होता है। क्यों होता है ये? लेफ़्ट टू राइट जाने से एटॉमिक रेडियाई क्यों कम मतलब रेडियस क्यों कम होता है? ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, वैसे वैसे एटॉमिक नंबर बढ़ने से क्या होगा, चार्ज बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा और रेडियस कम होगा, रेडियस कम होता जाएगा। रेडियस कम होता जाएगा मतलब अगर आप देखोगे ये एक चीज़ है, इसका ये एक चीज़ है और ये एक स्पीयर है, इसके अंदर सब कुछ एकदम कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉम्पैक्टेड। इसमें थोड़ा इसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा कि इसका वॉल्यूम, ठीक है ना, तो वॉल्यूम कमेगा, इसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, इसका कम होगा। वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का, मतलब स्फीयर अगर देखो 4πr³, इसका 4πr³, इसका रेडियस छोटा है, 4/3πr³, सॉरी, इसका 4/3πr³, इसका क्या है, इसका रेडियस बड़ा है, रेडियस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम का, रेडियस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो रेडियस कम हो रहा है तो वॉल्यूम भी कम होगा। तो अगर हम डेंसिटी देखें, वो मास बाई वॉल्यूम होता है। सिंस मास बढ़ रहा है, न्यूमरेटर में मास बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर छोटा हो रहा है, इसका मतलब क्या, डेंसिटी भी बढ़ जाएगा। मतलब अलोंग द सीरीज लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो डेंसिटी बढ़ेगा। ठीक है, डेंसिटी बढ़ रहा है। अभी आते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी में। मैं इस चैप्टर को बहुत ही इजी रख रहा हूँ, मतलब फुल्ली ये जो सारे नोट्स हैं मैंने एनसीईआरटी से बनाए, फुल एनसीईआरटी से, मतलब इसके बाहर से आपको कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, मतलब जो जो इम्पोर्टेंट है वही मैंने आपको करा रहा हूँ। आयोनाइजेशन एंथैल्पी अभी शुरू कर रहे हैं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये ऑर्डर आपको याद होना चाहिए, ये ऑर्डर ज़रा याद कर लीजिएगा, ये ऑर्डर ज़रूर याद कर लीजिएगा इसमें। और ये वाला, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये ऑर्डर तो आपको ज़रूर याद होना चाहिए, ये ऑर्डर याद होना चाहिए। इस ऑर्डर में क्या है कि स्कैंडियम, वेनेडियम, क्रोमियम, टाइटेनियम, यहाँ पर जिंक से शुरू हो रहा है। ठीक है, ये क्या हो रहा है, एटॉमिक साइज़ जो है वो लेफ़्ट टू राइट क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। एटॉमिक साइज़ लेफ़्ट टू राइट डिक्रीज़ होता है। जैसे यहाँ पर मैंने देखा कि लेफ़्ट टू राइट एटॉमिक रेडियाई छोटा हो रहा है, मतलब पहले उस डेंसिटी के बारे में जब मैं बात कर रहा था क्या क्या कहता है, एटॉमिक रेडियाई छोटा होता है, मतलब क्या, एटॉमिक साइज़ छोटा होगा ना, एटॉमिक साइज़ छोटा होगा, इसका मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा ना। एटॉमिक लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा था, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा था, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा था, मतलब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है ना, न्यूट्रॉन तो मतलब न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। न्यूट्रॉन तो मतलब क्या बोलता है, न्यूट्रल पार्टिकल, और प्रोटॉन का ज़्यादा होना मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। और इसके लिए मतलब जैसे जैसे लेफ़्ट टू राइट बढ़ रहा है, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज एक ही जगह पे एक्यूमुलेट है, इसका मतलब उसका डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगा। वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स जैसे बढ़ेगा उसको खींच लेगा। रेडियस छोटा हो जा रहा है, रेडियस छोटा होने से क्या हो रहा है कि वो इलेक्ट्रॉन एकदम कॉम्पैक्ट की तरह से रहेंगे, बहुत टाइटली हेल्ड रहेंगे, टाइटली। तो उसको, उस इलेक्ट्रॉन को, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए। सपोज़ ये न्यूक्लियस है, ये एक ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल है, इसके लिए ये बहुत ही कम, ज़्यादा फोर्स, यहाँ पर न्यूक्लियर फोर्स बहुत ज़्यादा है, इसके लिए थोड़ा कम, इसके लिए थोड़ा कम, क्योंकि जैसे जैसे फोर्स क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, डिस्टेंस जितना कम होगा उतना फोर्स बढ़ेगा, डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो फोर्स कमेगा, है ना। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है इसको निकालने के लिए कम एनर्जी लगेगा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है इसको निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगेगा, इसको निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगेगा और ज़्यादा। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने लिखा है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो साइज से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पर एक बात नोट कर लीजिए, थोड़ा एग्जांपल्स देख लेते हैं कि क्रोमियम जो है, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लीजिए 3d5 4s1, ठीक है, 3d5 4s1,
3d5 4s1 में क्या होता है कि क्रोमियम जब ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है +1 का, तो यहाँ पर क्या होता है कि 3d5 हो जाता है, क्योंकि 4s1 से एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है, इसलिए वो हाफ फील्ड हो जाता है। ये IE1 है, मतलब IE1 फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्रोमियम के लिए बहुत ही हाई होता है, क्योंकि ये 3d5 है, मतलब क्या, हाफ स्टेबल है, हाफ फील्ड है और मोर एक्स्ट्रा स्टेबल है। अभी मैंने पहले एक चैप्टर के फर्स्ट में ही कहा था कि हाफ फील्ड और फुली फील्ड ऑर्बिटल जो होता है, डी ऑर्बिटल होता है, वो एक्स्ट्रा स्टेबल होता है। तो हाफ फील्ड वो क्या चाहेगा कि D5 रहने के लिए, क्योंकि वो स्टेबल्ड है, वो नहीं चाहेगा कि D4 हो जाए, ठीक है। तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन अगर चला जाएगा वो अपना स्टेबिलिटी लूज कर देगा ना, इसीलिए वो क्या होता है कि सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो क्रोमियम के लिए बहुत हाई होता है। अभी आ जाते हैं कॉपर के लिए। कॉपर के लिए भी बहुत ही हाई होता है, सेम, मतलब सेम कॉपर के लिए देख लीजिए, सिंस 3d10 4s1 है, कॉपर क्या है 29 है, 3d10 4s1, तो कॉपर प्लस जब शो करता है, कॉपर प्लस शो करने से अगर 1 इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो 3d10 हो जाता है, ये फुल्ली फील्ड हो जाता है। तो पहले मैं अभी कहा था कि हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड ज़्यादा स्टेबल होते हैं, तो फुल्ली फील्ड होने से सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होता है कॉपर का, वो बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। कॉपर मोर स्टेबल है। आई फॉर कॉपर इज़ ये फुल्ली फील्ड और ये हाफ फील्ड, ठीक है। अभी एक और एग्जांपल देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसके लिए ज़्यादा है, आयरन के लिए या मैंगनीज के लिए। बहुत ही मतलब दिमाग लगाने का क्वेश्चन है, मतलब जो मतलब एकदम ध्यान से कंसंट्रेशन से नहीं करेगा वो बिल्कुल फंसेगा इस क्वेश्चन में। क्योंकि देखो आयरन का जो है वो 26 है, आयरन का 26 है, मतलब उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d6 4s2, ठीक है। अगर मैं +2 मतलब थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोला, इसका मतलब ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन वो निकाल चुका है, मतलब आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होता है कि ये जो 4s का 2 इलेक्ट्रॉन है ये निकल गया, मतलब आयरन अभी 3d6 में है, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉन 3d6 में, मतलब इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसमें, अभी 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, इसका इनकम्प्लीटली फील्ड है, मतलब ये फुल्ली फील्ड भी नहीं है, हाफ फील्ड भी नहीं है, मतलब ये उतना स्टेबल नहीं है जितना होना चाहिए था। अभी देखते हैं कि मैंगनीज के लिए, मैंगनीज क्या है 25 है, मैंगनीज का 25 मतलब 3d5 4s2, 3d5 4s2 मतलब इसका भी थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी निकलना है ऑलरेडी, मतलब ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, मतलब Mn2+ में है, ऑलरेडी 2 निकल जाएंगे 4s2 से, मतलब 3d5 हो जाएगा। और जैसे कि मैंने कहा था 3d5 हाफ फील्ड होते हैं, मतलब कि वो 3d5 जो होते हैं हाफ फील्ड, मतलब ज़्यादा स्टेबल। तो स्टेबल ये चाहेगा कि स्टेबिलिटी रखने के लिए, ये न्यूक्लियर चार्ज के लिए, मतलब बहुत ही स्टेबिलिटी गेन कर, मतलब स्टेबल रहने के लिए वो इलेक्ट्रॉन को नहीं छोड़ना चाहेगा, सीधी बात। और यहाँ पर फिर आयरन जो है वो अगर एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा तो क्या होगा, वो 3d5 हो जाएगा, तो ऑब्वियसली वो चाहेगा कि इजीली इसको निकाल देते हैं इस इलेक्ट्रॉन को, मैं स्टेबल हो जाऊंगा, ठीक है। तो इसके लिए Mn के लिए जो आयनाइजेशन थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी है Mn के लिए वो मैक्स होता है, यहाँ पर वही लिखा है, यहाँ पर जो लिखा है वही लिखा है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी, थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी फॉर Mn इज़ मोर फॉर Mn, ठीक है। ये देखो, more for Mn than Fe, as Mn has half filled d orbital which is more stable than Fe which has partially filled d orbital. So Fe will release 1 electron to gain stability acquiring d5 configuration. ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी बात करते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए, ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए बात करते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट में आपको वेरिएबल मतलब वेरिएशन देखने को मिलेगा, ठीक है। ये चार्ट आप लोग देख लीजिए सबसे पहले, ये चार्ट NCERT का, ठीक है, NCERT का ये चार्ट देख लीजिए ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए। ये देखिए, ये जो है अब स्कैंडियम से यहाँ तक, मतलब ये 3D सीरीज़ के लिए दिया गया है, ठीक है।
स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक तक दिया गया है। अगर आप ध्यान से देखें कि स्कैंडियम और जिंक के लिए सिर्फ एक ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये मैं बताऊंगा क्यों है। और एक और चीज़ आप नोटिस करेंगे, जैसे जैसे आप मिडिल आते हैं, इस सीरीज़ के मिडिल में आते हैं, तो वैसे वैसे आप देख सकते हैं कि ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट वो बढ़ रहा है। और कैसे बढ़ रहा है? यूनिटी से। ठीक है, ये बात भी एनसीईआरटी में दिया गया है, कैसे यूनिटी से में बढ़ रहा है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, अभी रुकिए। ठीक, ये देख लीजिए। द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ ड्यू टू इनकम्प्लीट फिलिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। यहाँ पर भी देख लीजिए, इनकम्प्लीट फिलिंग ऑफ डी ऑर्बिटल एंड द वेरिएशन डिफर्स फ्रॉम यूनिटी। ठीक है, ये यूनिटी सिर्फ और सिर्फ डी और डी ब्लॉक के लिए ही है। पी ब्लॉक में देखेंगे तो वो 2 से डिफर कर रहे थे, 2 से, लेकिन डी ब्लॉक में ये यूनिटी से दिखाया गया है। और ये जो पी ब्लॉक मतलब नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में बात किया गया, एनसीईआरटी में बहुत अच्छी तरह से कंपेयर किया गया है। उस पैरा को आप अगर पढ़ेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू इनकम्प्लीट फिलिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स। इनकम्प्लीट फिलिंग, ये बात बहुत ही मतलब ज़बरदस्त बात है। इनकम्प्लीट फिलिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स। इसके बाद आते हैं कि जो मैं बोला था कि स्कैनेडियम एंड जिंक जो होते हैं उनके पास सिर्फ एक और ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, और वो क्यों होते हैं रेस्पेक्टिवली? स्कैनेडियम के ++3 होता है एंड जिंक के ++2 होता है। ये क्यों होता है ये देख लीजिए। क्योंकि स्कैनेडियम के पास Z21 होता है, मतलब एटॉमिक नंबर 21 है स्कैंडियम के पास। एटॉमिक नंबर 21 मतलब कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप लिखेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप लिखेंगे तो यहाँ पर क्या होता है कि 3D1 होता है और 4s2 होता है। ठीक है, 3D1 और 4s2, तो आप कह सकते हैं कि ये तो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, क्योंकि ये 4s से 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के ये स्कैनेडियम +2 शो कर सकता है, या जैसे +3 शो कर रहा है, मतलब 3D से 1 निकाल के और 4s से 2 निकाल के ये +3, मतलब इसका तो +2 और +3 2 हो सकते हैं ना। तो ये नहीं हो सकता है, मैं बता दूँ क्यों। क्योंकि वैसे तो ये +3 क्यों शो कर रहा है मैं वो बता दूँ। +2 अगर शो करेगा तो इसमें 3D1 आ जाएगा ना, ये तो बिल्कुल ही स्टेबल नहीं है। अगर ये प्लस मतलब ये 3D5 हो जाता या 3D10 हो जाता तब कोई अलग बात है, लेकिन ये तो 1 है, मतलब 1 से 9 तक, 1 से 4 या 6 से 9 तक अगर कोई भी रहे तो मतलब अनस्टेबल है ना। पार्शियली फिल्ड रहने से वो अनस्टेबल है। हाफ फिल्ड रहो या फिर फुल्ली फिल्ड रहो, पार्शियली इनकम्प्लीटली फिल्ड रहोगे तो वो अनस्टेबल है। तो अगर देखो, ये अगर स्कैंडियम का तो जनरली +3 है, ये +3 क्यों शो करता है? ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाते हैं और 3D से 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, मतलब वो 3D और 4s दोनों में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहता, मतलब कि वो +3 ऑक्सीडेशन शो करता है। क्योंकि ये जो है ये नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेता है। आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन जो है वो अटेन कर लगता है, मतलब नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन वो अटेन कर लेता है। ठीक है, फिर आते हैं कि जिंक के लिए क्या होता है। जिंक के लिए अगर आप देखें कि जिंक +2 ही क्यों शो करता है, तो जिंक के लिए क्या होता है, अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, उसके लिए क्या होगा, उसका जो 3D10 है, मतलब वो फुल्ली फिल्ड है, मतलब वो स्टेबल है, तो वो ज़रूर नहीं चाहेगा कि वो 3D9 हो जाए या 3D8 हो जाए। इसके लिए वो अपना स्टेबिलिटी मेंटेन करना चाहेगा और इलेक्ट्रॉन को नहीं छोड़ना चाहेगा। वो +2 मतलब 4s से 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। ये हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। और एक बात यहाँ पर ये नोट कर लीजिएगा कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर प्रेफर्ड बाय हायर एलिमेंट्स। ठीक है, हायर, ये एनसीईआरटी में लिखा गया है कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर शोन बाय हायर एलिमेंट्स। अभी आते हैं कुछ स्टेट्स के, मतलब M+2 ऑक्सीडेशन से स्टेट से अगर हम ग्राउंड स्टेट में आएंगे तो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल में
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में क्या वेरिएशन आएंगे। ठीक है, यहाँ पर भी एक ग्राफ देख लीजिए। यहाँ पर मेनली इस ग्राफ से ही काम है। ये ग्राफ देख लीजिए, रुकिए रुकिए रुकिए, ये ग्राफ देखो, ये ग्राफ देखो। यहाँ पर क्या है इस ग्राफ में, इस ग्राफ में क्या हो रहा है ये देखो। ये है ज़ीरो लाइन, मतलब ज़ीरो ओरिजिन कह सकते हैं, ये ज़ीरो है। ठीक है, सेंट्रल लाइन है। इसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो आपको सिर्फ एक ही एलिमेंट दिख रहेगा, वो क्या है, कॉपर। ठीक है, वो क्या है, कॉपर, बाकी सब नीचे है। ठीक है, बाकी सब नीचे है। तो अभी मैं बुक को साइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए कॉपर हैज़ यूनिक बिहेवियर। ठीक है, कॉपर के पास एक यूनिक बिहेवियर है एज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और जो कि है पॉजिटिव। इसके लिए इसी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है ये पॉजिटिव होने के लिए ही वो कॉपर जो है वो एसिड को मतलब H2 लिबरेट नहीं कर सकता एसिड से। ठीक है, एसिड से H2 लिबरेट नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के वजह से, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल के वजह से, जो कि पॉजिटिव है, इसके लिए ही वो एसिड से H2 नहीं लिबरेट कर सकता। लेकिन it can only react with oxidizing acids like HNO3 and H2SO4, मतलब कि वो HCl से रिएक्ट नहीं कर सकता, मतलब H उसको लिबरेट नहीं कर सकता। ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ HNO3 के साथ रिएक्ट कर सकता है। मतलब HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, आपको पता है, H2SO4 भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इनमें क्या होता है कि कॉपर यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो जाता है, और लेकिन HCl में क्या होता है, कॉपर हाइड्रोजन को रिप्लेस ही नहीं कर पाता है। ठीक है, हाइड्रोजन को रिप्लेस ही नहीं कर पाता है, इसके लिए ही ये जो है वो H2 लिबरेट नहीं कर सकता। क्या लिखा है फिर देखिए, द हाई एनर्जी टू ट्रांसफॉर्म कॉपर सॉलिड टू कॉपर 2+ इन एक्वस सॉल्यूशन और एक्वस मीडियम इज़ नॉट बैलेंस बाय इस हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, ये क्यों स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये प्लस में क्यों, पॉजिटिव में क्यों आता है, ये यहाँ पर गया है कि सॉलिड से कॉपर 2+ एक्वस मीडियम में जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, इसके लिए तो बहुत ही हाई एनर्जी आपको लग रहा है, लेकिन ये जो हाई एनर्जी है ये हाइड्रेशन एनर्जी से बैलेंस नहीं हो रहा है, इसीलिए जो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, एक एक्सेप्शन यहाँ पर आता है, एक्सेप्शन नहीं, जनरली ये जो ग्राफ मैंने दिखाया गया कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, वहाँ पर क्या है कि मैंगनीज निकेल जिंक जो है, इनका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू है, ये जो एक्सपेक्टेड ट्रेंड है ना उससे बहुत ही, मतलब उससे ज़्यादा नेगेटिव है, उससे ज़्यादा नेगेटिव है। ये जो मैंगनीज निकेल जिंक है और मतलब उसका उनका जो ट्रेंड में जैसा एक्सपेक्ट किया गया था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये होना चाहिए था, मतलब जो कैलकुलेटेड वैल्यूज़ जो होना चाहिए था, मतलब होने से कैलकुलेट जो वैल्यूज़ है उसके एक्सपेक्ट में वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये कैलकुलेटेड वैल्यू है, इनमें से ये आएगा इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू, लेकिन ऑब्जर्व जो वैल्यू होता है उनका डिफरेंट आ रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो अभी बढ़ते हैं कि मतलब +3 ऑक्सीडेशन से स्टेट से जो +2 में आता है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में क्या अंतर आता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो स्कैंडियम के लिए लो है, और ये लो होने के लिए क्या शो करता है कि ये लो शो करता है कि स्कैंडियम के स्टेबिलिटी को शो करता है। ठीक है, ये मैं आपको, ये बहुत ही मतलब ये थोड़ा समझने के लिए समझने का जगह है। +3 से +2 जा रहा है, समझ लो कि +3 स्टेट में वो ज़्यादा स्टेबल है,
+3 स्टेट में कोई ट्रांजिशन एलिमेंट ज़्यादा स्टेबल है रेदर देन +2 में लेस स्टेबल है, तो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, लेस होगा। मतलब ये देखो, मतलब स्कैंडियम का जो +3 में है वो क्या नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन दे रहा है, और +2 में क्या 3D1, मतलब वो चाहेगा कि +3 में ही रहे। इसके लिए उसको ज़्यादा एनर्जी नहीं देना पड़ रहा है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी कम होगा उसका, स्कैंडियम का, ठीक है, स्कैंडियम का कम होगा। और उसी तरफ अगर हम देखें जिंक और मैंगनीज का, हमने अब देखा तो बहुत ही हाई होता है, ठीक है। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि +3 स्टेट में तो वो लोग लेस स्टेबल है, और +2 स्टेट में वो ज़्यादा स्टेबल है। क्योंकि +3 स्टेट में क्या है, जिंक का 3D9 और +2 में 3D10, तो 3D10 ज़्यादा स्टेबल है। Mn3 का 3D4 और Mn2 प्लस में 3D5 ज़्यादा स्टेबल, तो इसीलिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इनका ज़्यादा होता है, ठीक है। ये कुछ वेरिएशंस है। अभी आते हैं कि ट्रेंड्स इन स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे जैसे बढ़ेगा, तो मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे हाई होगा उसमें क्या स्टेबिलिटी आएगा, ट्रेंड्स क्या होता है, ठीक है। तो वो देखते हैं कि फ्लोरीन का जो ये देखो, फ्लोरीन का जो मतलब स्टेबिलाइजेशन का एबिलिटी है वो ज़्यादा होता है। मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबलाइज करने के एबिलिटीज फ्लोरीन के पास ज़्यादा है, क्योंकि उसके पास ज़्यादा लैटिस एनर्जी है। एग्जाम्पल देख लो VF5 CrF6, ये थोड़ा अंडरलाइन कर लो, हायर लैटिस एनर्जी। और ये फ्लोरीन को अंडरलाइन कर लो, ठीक है, फ्लोरीन को अंडरलाइन कर लो, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ इतना ही है। फ्लोरीन के बारे में बाद में आएंगे। और फ्लोरीन से ज़्यादा भी एक और होता है, वो है ऑक्सीजन के लिए, वो कॉपर के बाद में हम लोग बात करते हैं ये क्यों होता है। कॉपर 2+ का तो हैलाइड्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है, कॉपर 2+ का हैलाइड्स एग्जिस्ट करता है, लेकिन Cu जो होता है ना, Cu ये एग्जिस्ट नहीं करता भाई। क्यों नहीं करता, क्योंकि ये जो Cu है ना, मतलब कॉपर के साथ जब आयोडीन का रिएक्शन करोगे तो Cu ये आयोडीन को ऑक्सीडाइज कर देगा I2 में, ठीक है। Cu2+ जो है वो आयोडीन को I2 में ऑक्सीडाइज कर देगा, आयोडीन को I2 में ऑक्सीडाइज कर रहा है ये, लेकिन Cu नहीं होता है। Cu+ आर अनस्टेबल इन एक्वस एंड दस अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन। Cu+ आर अनस्टेबल इन एक्वस फॉर्म। ये क्यों होता है, ये देख लो। डिस्प्रोपोर्शनेशन क्या होता है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन जिसमें सेम एलिमेंट जो ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पर देखो कॉपर जो है ना, ये 2+ में ऑक्सीडाइज तो हो रहा है, और यहाँ पर देखो रिड्यूस भी हो रहा है, इसको क्या करते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन। और ये इसका रीज़न क्या है, मतलब Cu+ जो एक्वस मीडियम में क्यों मतलब स्टेबल क्यों नहीं है, ठीक है, अनस्टेबल क्यों है। कॉपर 2+ जो एक्वस मीडियम में है ना, वो मोर स्टेबल देन कॉपर+ इन एक्वस ड्यू टू इट्स नेगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या, वो चार्ज बाई साइज है। कॉपर 2+ में क्या होता है, साइज छोटा हो रहा है और चार्ज बढ़ रहा है। मतलब देखो न्यूमरेटर में ज़्यादा हो रहा है, डिनोमिनेटर में छोटा हो रहा है, इसका मतलब हाइड्रेशन एंथैल्पी बढ़ रहा है। कॉपर+ में साइज बढ़ रहा है, चार्ज छोटा हो रहा है, हाइड्रेशन एंथैल्पी कम हो रहा है। इसके लिए कॉपर 2+ जो एक्वस मीडियम में है वो मोर स्टेबल, एंड कॉपर+ जो एक्वस मीडियम में है वो लेस स्टेबल होता है। भाई समझ लिया इस बात को, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एक सेकेंड, ये रिएक्शन आपको याद रखना चाहिए, ये रिएक्शन आपको याद रखना पड़ेगा।
तो अभी बात करते हैं स्टेबलाइजेशन ऑफ हाई ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए। अभी देखते हैं कि जो मैंने आपको कहा था कि फ्लोरीन से भी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबलाइज करना ऑक्सीजन के पास होता है, क्योंकि देखो द एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इज़ मोर देन दैट ऑफ फ्लोरीन टू स्टेबलाइज हाई ऑक्सीडेशन स्टेट। ये क्यों होता है? देखो, अगर मैं समझ लो मैंगनीज लिया हो, ठीक है, मैंगनीज लिया हो और 7 में 7 फ्लोरीन ले रहा हूँ, ठीक है, 7 फ्लोरीन ले रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। ये अनस्टेबल होता है। क्यों होता है? क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस के वजह से, स्टेरिक हिंड्रेंस के वजह से, स्टेरिक हिंड्रेंस के वजह से, स्टेरिक हिंड्रेंस के वजह से क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो फ्लोरीन जो है ना, फ्लोरीन क्या करता है? सिंगल बॉन्ड्स बनाता है। सो हमको मतलब 7 फ्लोरीन लगाना पड़ेगा ना, 7 फ्लोरीन लगाना पड़ेगा पूरा मतलब बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए Mn से। लेकिन वही तरफ अगर हम ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाएंगे तो अगर हम देखें कि ये डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड बना सकता है, तो हमको एटम कम लग रहा है, एटम कम लग रहा है, ठीक है, तो हमको एटम कम लग रहा है, एटम्स कम लग रहा है, यहाँ पर एटम्स कम लग रहा है। लेकिन वहाँ पर उसी तरफ अगर हम देखें यहाँ पर हिंड्रेंस भी कम है, तो ये स्टेबल ज़्यादा है, हिंड्रेंस कम है, स्टेबल ज़्यादा है। ये स्टेबल है और ये अनस्टेबल है, ठीक है ना, ये स्टेबल और ये अनस्टेबल है। अभी बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। ये सब थे उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अभी आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि Mn3+ मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज़ में बारे में इतना कुछ ज़्यादा है ही नहीं, उनके बारे में इतना ज़्यादा है केमिकल प्रॉपर्टीज़ है नहीं, वैसे इनके पास फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा होते हैं। अभी आते हैं कि इनका केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है Mn3+ है, CO3+ है, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। और उसी तरफ अगर हम देखें Ti2+, V2+ मतलब वेनेडियम को +2 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड क्रोमियम 2+, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स है। इसके सिवा आपको कुछ और जानने की ज़रूरत नहीं है इस चैप्टर में। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में NCERT में भी इतना कुछ ज़्यादा नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अभी आते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ में आप लोग क्लास 11 में ही पढ़ चुके हो, कुछ नहीं है। डायामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक है। डायामैग्नेटिक कब होगा? जब कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। पैरामैग्नेटिक कब होगा? जब एटलीस्ट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। फेरोमैग्नेटिक कब होगा? जब ये फेरोमैग्नेटिक है, ये पैरामैग्नेटिक का भी एक्सट्रीम फॉर्म है, मतलब यहाँ पर बहुत ही स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होता है मैग्नेटिक फील्ड से, बहुत ही स्ट्रांगली। ये फार्मूला आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा कि μ = √n × n+2, ये स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करने का फार्मूला, ये आपको याद होगा ज़रूर। फॉर्मेशन ऑफ, अभी आते हैं फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस के लिए, थोड़ा सा ही बचा है चैप्टर। फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस तो देखते हैं ये आयंस, ये मेनली आपको यहाँ पर जो बात किया गया है, ये मेनली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को अगर आप पहले पढ़ लेते हैं, अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब आप पढ़ लोगे ना, वहाँ पर आप क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है ना, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो होता है, अगर आप मतलब मैं तो कराऊंगा ज़रूर, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से रिलेटेड है। तो देखो, जब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अगर एक्साइट कर जाएंगे एंड हायर डी ऑर्बिटल में जाएंगे, हायर एनर्जी डी ऑर्बिटल में, तो जो एक्साइटेशन होगा उसके लिए एनर्जी निकलेगा, मतलब वो जो एनर्जी होगा उसके लिए कुछ लाइट एब्जॉर्ब करेगा ना, उस फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करके मतलब वो कुछ वेवलेंथ निकालेगा। हम लोग को पता है कि एनर्जी के साथ वेवलेंथ का क्या संबंध है, hc/λ, ये आपको पता होगा, ये लैम्डा और एनर्जी का रिलेशन है।
फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके वजह से एनर्जी बढ़ता है और कुछ वेवलेंथ वो छोड़ता है, ठीक है। दिस इज ऑनली डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड। अभी आते हैं मेन जो टॉपिक्स है उनके बारे में। कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़, फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। कैटालिटिक कंपाउंड प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है उनका जो एबिलिटी है ना, उनका एबिलिटी है कि वो मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है एंड कॉम्प्लेक्स बना सकता है, ठीक है। तो कैटलिस्ट जो है वो बॉन्ड बनाता है, मतलब रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल्स है उसके साथ कैटलिस्ट के सरफेस में जो एटम्स है उसके साथ बॉन्ड बनाता है। मेनली यहाँ पर क्या बोला गया कि एड्जॉर्प्शन के बारे में बताया गया। जो एड्जॉर्प्शन का जो फिनोमेना है सरफेस केमिस्ट्री में वो बताया गया है। मतलब क्या होता है, ये जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है, रिएक्टेंट्स के जो मॉलिक्यूल्स है एंड कैटलिस्ट जो है वो कैटलिस्ट के जो सरफेस का एटम्स है वो जाके क्या करते हैं, रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स के साथ बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है, बॉन्ड बना लेते हैं। इससे क्या होगा कि रिएक्टेंट और रिएक्टेंट के मतलब रिएक्टेंट के अंदर जो मॉलिक्यूलर बॉन्ड है वो तो वीक हो जाएंगे, वो तो वीकेन होने लगेगा, और इनका जो बॉन्ड कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब सरफेस एटम कैटलिस्ट के सरफेस के में जो एटम है और उनके रिएक्टेंट के साथ जो बॉन्ड है उसके वजह से कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, और बॉन्ड जो है रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स के अंदर उनका वीकेन हो जाएगा। इसीलिए क्या, और इसको हम क्या कहते हैं, लोअर एक्टिवेशन एनर्जी भी कहते हैं। इसके लिए यही जो कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ है एक तरह से कैटालिटिक प्रॉपर्टी है। मतलब यहाँ पर सीधी बात कहना क्या चाहता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स बहुत अच्छे कैटलिस्ट की तरह यूज़ किए जा सकते हैं, ठीक है। तो अभी बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, तो उससे पहले मैं बात कर लेते हैं कि जो सॉलिड्स है, मिनरल्स तो मेनली सॉलिड्स ही होता है ना, तो सॉलिड्स में क्या होता है, स्पेसेस होता है, स्पेसेस। उनके जो लैटिस है उनके अंदर स्पेसेस होते हैं, ये अपने सॉलिड स्टेट में पड़ा होगा। इन स्पेसेस को कहते हैं कि इंटरस्टिशियल स्पेसेस। तो क्या होता है, हाइड्रोजन, कार्बन या नाइट्रोजन की तरह छोटे छोटे जो एटम्स होते हैं, स्मॉल एटम्स, वेरी स्मॉल एटम्स, बेसिकली वेरी स्मॉल एटम्स जो होते हैं, ये इन लैटिस स्पेसेस मतलब इंटरस्टिशियल स्पेसेस के अंदर ट्रैप्ड हो जाते हैं। इन ट्रैप्ड होने से क्या होता है, ये इनके साथ कंपाउंड बनाते हैं। इन कंपाउंड को कहते हैं कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, ठीक है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। तो ये मैं थोड़ा अंडरलाइन कर देता हूँ आप लोगों के लिए। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स की लैटिस के अंदर स्पेस होता है, इनको क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेसेस। स्मॉल एटम्स लाइक हाइड्रोजन, कार्बन एंड नाइट्रोजन, इन स्पेसेस को हम क्या करते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड, ठीक है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड। ये हो गया, इसमें बस इतना ही था इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स के अंदर कैसे फॉर्म होता है। अभी आते हैं एलॉय फॉर्मेशन में। एलॉय फॉर्मेशन में भी कुछ चीज़ें, बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें, क्या होता है कि एलॉय जो फॉर्म होता है ये उन एटम से बना जाता है जिनका मेटालिक रेडाई है वो 15% ऑफ ईच अदर है। मतलब दोनों, मतलब सपोज मैं दो, मतलब इन एग्जाम्पल को देखो, जो ब्रास है ना, ये जो ब्रास है ये कॉपर और जिंक से बने। मतलब बेसिकली क्या होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स मैंने पहले ही बताया कि लेंथोनाइट कॉन्ट्रैक्शन के लिए, या मतलब सेम सीरीज़ में जो होता है, सेम सीरीज़ में जो एलिमेंट्स होते हैं उनका रेडियस बेसिकली बहुत ही सिमिलर होते हैं। और जो जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे आप लोग तो आपको देख सकते कि मतलब डाउन द ग्रुप मतलब क्या, 3D से 4D, 4D से 5D, ऐसे 4D 5D में तो वैसे भी सिमिलर रेडियाई होते ही है। और ट्रांजिशन मेटल से ही मेनली एलॉय फॉर्मेशन होता है। जैसे आप देख सकते हैं कि ब्रास और कॉपर और जिंक से बनते हैं, ब्रोंज जो बनते हैं वो कॉपर और टिन से बनते हैं, ठीक है। तो 15% ऑफ ईच अदर का मतलब जो मेटल्स है उनका तो बेसिकली सिमिलर रेडियस होता है। तो मतलब 15% बोलने के मतलब कि मतलब सिमिलरिटीज़ को ही बोला गया है, मतलब सिमिलर रेडियस के जो मेटल्स हैं उनसे बनाया जाता है, ठीक है ना। तो अभी आते हैं ऑक्साइड्स एंड ऑक्सो एनायंस। तो
सबसे पहले ये याद कर लो कि ऑक्सीडेशन नंबर जब बढ़ता है ना, एसिडिक करेक्टर बढ़ता है। एसिडिक करेक्टर बढ़ने से कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है, ठीक है। एसिडिक करेक्टर बढ़ने से कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है। कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है, तो सिर्फ यही याद रखो कि एसिडिक ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। ये एनसीईआरटी में सिर्फ पैराग्राफ वाइज दिया गया है आपको, मैंने इसको ऐसे ट्रेंड में लिख दिया। तो अभी आते हैं कि पोटाशियम डाइक्रोमेट कैसे बनता है, सब लिखेंगे। पोटाशियम डाइक्रोमेट में आते हैं भाई, उससे पहले आप लोग अगर ऑक्साइड्स एंड ऑक्साइनाइंस मेटल्स में अगर आप देखेंगे, एनसीईआरटी में कुछ दिया गया है, ऑल द मेटल्स एक्सेप्ट स्कैंडियम फ्रॉम एमो ऑक्साइड्स, मतलब सिर्फ मतलब CuO, FeO तो होता है, FeO होता है, TiO, ऐसी तरह का ऑक्साइड्स बनाता है, ठीक है। हाईएस्ट, हाँ ठीक है, ये गया। उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है, जो वेनेडियम V2O5 है वो एम्फोटेरिक होता है। क्रोमेट CRO जो है वो बेसिक होता है। Cr2O3 जो है वो एम्फोटेरिक होता है। ये चीज़ सब आपको याद करना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट मेनली कैसे बनता है कि जो क्रोमाइटो है ना, क्रोमाइटोर का मतलब ये है क्रोमाइटोर क्या है, Fe2CrO4। इसका जो फ्यूशन है हम लोग सोडियम या पोटेशियम कार्बोनेट से करते हैं, क्या, Na2CO3। फर्स्टली हमने ये कर लिया, और ये कहाँ करते, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में, O2 में, एक्सेस ऑफ O2, ठीक है। ये तो बैलेंस करने के लिए लिखा है, स्टोइचोमेट्रिक बैलेंस के लिए। तो उससे हमें क्या मिलेगा, सोडियम क्रोमेट मिलेगा, Na2CrO4। ये क्या है, येलो कलर का है, ये फिल्टर किया जाता है, ठीक है। ये जो Na2 सोडियम क्रोमेट है, इसको हम फिल्टर कर लेते हैं एंड सल्फ्यूरिक एसिड से एसिडिफाइड करते हैं, ठीक है। एसिड से एसिडिफाइड करते हैं। ये देखो रिएक्शन, सोडियम क्रोमेट होगा, उसको हम H+ दे रहे हैं, तो हमको क्या मिलता है, सोडियम डाइक्रोमेट मिलता है, ठीक है। और ये हमको मतलब क्रिस्टल फॉर्म में मिलता है, तो इसको हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को हम लोग रिमूव करके हम लोग इससे क्या करते हैं, इसको हम KCl से रिएक्ट कर देते हैं। KCl से रिएक्ट करके हमें क्या मिलता है, K2Cr2O7। सिंस एक और बात देख लो कि Na2Cr2O7 मतलब सोडियम डाइक्रोमेट जो होता है वो ज़्यादा सॉल्युबल होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट के लिए। ये देख लो, इसीलिए सोडियम डाइक्रोमेट हम लोग टाइट्रेशन में नहीं यूज़ करते। क्योंकि ये ज़्यादा सॉल्युबल होता है, ठीक है। इसलिए हम लोग पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज़ करते हैं, क्योंकि ये प्राइमरी स्टैंडर्ड रहता है। ये एक्चुअली क्यों सॉल्युबल होता है, क्योंकि जो एयर है मतलब मॉइस्चर से, इसके लिए ये एब्जॉर्ब कर लेता है, वाटर एब्जॉर्ब करता है, Na2 सोडियम डाइक्रोमेट, ठीक है। क्यों सॉल्युबल होता है, क्योंकि ये मॉइस्चर से है ना, और वाटर एब्जॉर्ब करता है। वो अपने कॉन्सेंट्रेशन को जनरली मतलब चेंज करता रहता है, ऑन द अदर हैंड K2Cr2O7 नहीं करता है, ये बहुत ही स्लो होता है, लेकिन मतलब प्राइमरी स्टैंडर्ड होता है, सेकेंडरी स्टैंडर्ड है, लेकिन बहुत ही स्लो होता है, जिसके लिए हम लोग इसको हम टाइट्रेशन में यूज़ करते हैं। अभी आते हैं कि क्रोमेट आयन क्या होता है। क्रोमेट आयन जनरली टेट्राहेड्रल होता है, CrO4 2-। डाइक्रोमेट होता है, डाइक्रोमेट दो टेट्राहेड्रा, मतलब दो क्रोमेट आयन को हम लोग जब एक ऑक्सीजन से, ठीक है, दो क्रोमेट आयन को जब हम लोग एक ऑक्सीजन से जोड़ देते हैं,
आप ये देख लीजिए, ये डायग्राम देख लीजिए, ये डायग्राम, ये है डाइक्रोमेट का। ये दोनों के बीच में जो बॉन्ड एंगल है, दो क्रोमियम आयन जो ऑक्सीजन से बॉन्ड कर रहे हैं, उनका बॉन्ड एंगल है CrO-Cr बॉन्ड जो है वो 126 डिग्री है। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसका जो बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल जो है वो 126 डिग्री है। ठीक है, और एक बात, क्रोमेट, डाइक्रोमेट और डाइक्रोमेट, देखो, ये देखो, क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट जो है वो कन्वर्टिबल है। क्यों है भाई? क्योंकि इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट है, ये इक्विलिब्रियम है, ये एक्चुअली इक्विलिब्रियम है, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम में, ये इक्विलिब्रियम है। सपोज मैंने एसिडिक मीडियम ले लिया, क्रोमेट आयन को मैंने एसिडिक मीडियम में ले लिया, तो ये क्या होगा, डाइक्रोमेट में चेंज हो जाएगा, मतलब येलो कलर से ये ऑरेंज कलर में चला जाएगा। और सपोज मैंने बेसिक मीडियम में ले लिया, तो ये बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगा, मतलब डाइक्रोमेट से क्रोमेट हो जाएगा। एसिडिक में क्या होता है, फॉरवर्ड होता है, इसमें क्या होता है, बैकवर्ड होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं KMnO4, पोटेशियम पर मैंगनेट भाई। MnO2 इसको हम क्या कहते हैं, पायरोलुसाइड। ओके, पायरोलुसाइड MnO2, ये पोटेशियम पायरोलुसाइड को हम लोग क्या करते हैं, एल्कली मेटल जो है, एल्कली मेटल के हाइड्रोक्साइड को उसके साथ फ्यूशन करते हैं, मतलब जनरली रिएक्शन कराते हैं विथ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में इससे क्या होगा, हमको 2K2MnO4 और H2O मिलेगा। ठीक है भाई, ठीक है। और ये जो है ना, ये जो है ये डार्क ग्रीन कलर का होता है, डार्क ग्रीन कलर, शॉर्ट में लिख दिया, डार्क ग्रीन कलर का होता है ये। ठीक है, डार्क ग्रीन कलर का होता है मेनली, और ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन करता है, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है, जिसके वजह से ये देखो, हम MnO4, यहाँ पे तो MnO4 है ना, ये MnO4 को हम लोग एसिडिक मीडियम में लाते हैं, एसिडिक मीडियम से ट्रीट करते हैं। एसिडिक मीडियम में ट्रीट करने से ये हमको क्या देगा, देखो भाई, इसको हम लोग क्या करते हैं, एसिडिक मीडियम में रखते हैं। 3MnO4 2- को हम लोग, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन करता है, जैसे मैंने इसी को हमने यहाँ पर लिखा। ठीक है, इसी को हमने यहाँ पर लिखा, ये क्या करता है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन करके 2MnO4 देता है, माइनस MnO2 माइनस देता है, 2H2O देता है। ठीक है भाई, ठीक है। ये जो मैंगनेट आयन है, मैंगनेट आयन क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है। ये मैंगनेट आयन है, और ये परमैंगनेट आयन है। मैंगनेट आयन क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है, और ये पैरामैग्नेटिक होता है, ध्यान से, पैरामैग्नेटिक। परमैंगनेट आयन क्या होता है, डार्क पर्पल कलर का होता है, और डायामैग्नेटिक होता है। ठीक है, डायामैग्नेटिक होता है। परमैंगनेट आयन इज नॉट वेरी सॉल्यूबल, ठीक है, नॉट वेरी सॉल्यूबल इन वाटर। परमैंगनेट आयन वाटर में ज़्यादा सॉल्यूबल नहीं होता है। KMnO4 ज़्यादा सॉल्यूबल नहीं होता है, KMnO4
डार्क पर्पल कलर का होता है, डायामैग्नेटिक होता है। उधर ही अगर हम MnO4 2- की बात करें, ये ग्रीन कलर का होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। ठीक है, अभी कुछ रिएक्शंस देख लेते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शंस होते हैं MnO4 के, मैंगनेट आयन के। मैंगनेट आयन को अगर हम बेसिक मीडियम में ट्रीट करेंगे तो मैंगनीज +6 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा। ठीक है, न्यूट्रल में ट्रीट करेंगे तो ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा। एसिडिक मीडियम में ट्रीट करेंगे तो ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। ठीक है, +6 +4 +2, ये बेसिक में +6, न्यूट्रल में +4, एसिडिक में +2 शो करता है। ठीक है भाई, अभी आते हैं कि न्यूट्रल और एल्कलाइन मीडियम जो है, न्यूट्रल और एल्कलाइन मीडियम में ये मैंगनेट आयन आयोडीन को -1 से +5 का ऑक्सीडेशन स्टेट में ले जाता है। मतलब -1 ऑक्सीडेशन स्टेट से -5 के ऑक्सीडेशन स्टेट में लेके जाता है आयोडीन को। और एसिडिक मीडियम में -1 से 0 करता है, -1 से 0 करता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जो रिएक्शंस है ना, ये दो रिएक्शंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है भाई। ये जो रिएक्शंस, ये दो मेनली तो ये रिएक्शन है, लेकिन ये दो रिएक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसके साथ ये भी। ठीक है, ये भी आपको ये याद रखना पड़ेगा। और यहीं पे हमारा डी ब्लॉक का जो चैप्टर है वो यहीं पे ख़त्म होता है। इसके बाद हम लेके आएंगे एफ ब्लॉक का चैप्टर। ठीक है, एफ ब्लॉक तो बहुत ही छोटा होता है भाई। CRO, इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं। CR बॉन्ड एंगल 126 डिग्री, Cr2 2 टेट्राहेड्रा। ठीक है, तो क्या कह रहा था, एफ ब्लॉक बहुत ही छोटा चैप्टर है। एफ ब्लॉक बहुत छोटा चैप्टर है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सिर्फ हम लैंथेनॉइड सीरीज़ को कवर करेंगे, एक्टिनॉइड सीरीज़ को कवर करेंगे। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या होता है, मतलब जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं। उसके बाद केमिकल क्या रिएक्शंस आते हैं, आयनिक साइजेस, ये सब। मतलब बहुत ही 50 मिनट के अंदर वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, 50 से 50 to 60 मिनट्स के अंदर। ठीक है, छोटा चैप्टर है ये। जो वीडियो एटलीस्ट 1.5 घंटे का हो गया डी ब्लॉक मेनली। ये जो चैप्टर है ना, ये आपको बहुत ही थ्योरेटिकल चैप्टर है। ये जो चैप्टर है बहुत ही थ्योरेटिकल चैप्टर है। आपको एक्सेप्शन सबको याद हो जाएगा। सभी कहते हैं कि इसको मतलब रट्टा मारने के लिए, रट्टा नहीं मनली, हाँ कुछ लिख, मतलब जो ट्रेंड्स है, एक्सेप्शन है, वेरिएशन है, आपको एक कॉपी में लिखना है। और सभी कहते हैं रोज़ एक एक करके पढ़ लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ये चैप्टर सिर्फ एक दिन पढ़ा, मेरे को पूरा समझ आ गया भाई, पूरा समझ आ गया। मतलब ये चैप्टर बहुत ही इजी चैप्टर है। डी ब्लॉक ए ब्लॉक चैप्टर बहुत ही इजी है। हाँ, थोड़ा थ्योरेटिकल है, आपको थोड़ा ध्यान में रखते हुए पढ़ना पड़ेगा। एक्सेप्शंस को आपको ज़्यादा, मतलब टोटल पूरा जो खेल है ना वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का है भाई। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का पूरा खेल है इस चैप्टर में। टोटल पूरा खेल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का है। ठीक है, अगर आप ये ध्यान में रखते हुए चलेंगे तो आपका ये चैप्टर बहुत इजीली आपको कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही इजीली मैंने आपको समझाने की कोशिश की है इस यहाँ पर। ठीक है, तो यहीं पे मैं अपना वीडियो कंप्लीट करता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये मेरा पहला वीडियो है इस चैनल का, फर्स्ट वीडियो। यहीं पे मैं डी ब्लॉक कंप्लीट कर रहा हूँ। बहुत ही इजी तरह से आपको समझा दिया हूँ। बेसिकली मैंने पूरा NCERT का ही टॉपिक आपको कराया है। NCERT में जैसा जैसा दिया है वैसा वैसा, मतलब यहाँ पे कोई मतलब NCERT के बाहर चीज़ नहीं है। NCERT के बाद जो चीज़ है मैंने थोड़ा थोड़ा लेके आपको मतलब समझाने के लिए बोल दिया है। मेजरली NCERT फोकस्ड है ये वीडियो। ठीक है, NCERT से मतलब ये ना सोचे कि NCERT से नहीं है, कुछ और करा दिया, नहीं भाई, NCERT बेस्ड है ये वीडियो पूरा। ठीक है, तो ये पे मैं अपना वीडियो कंप्लीट करता हूँ। आप मेरे साथ बने रहे होंगे। एंड ए ब्लॉग के लिए वेट करिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर सीरीज लाएंगे। और मेरा टेलीग्राम का चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सब्सक्राइब करना मत भूलो आप लोग। एंड माय फर्स्ट वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना अगर आपको अच्छा लगे तो। थोड़ा हिंदी में प्रॉब्लम हुआ होगा
sorry for that, and thank you, tata, bye bye.